तो हम लोग इंपॉर्टेंट रिलेशंस की बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स की, ठीक है। तो उसमें मैंने दो रिलेशन आपको बता दिया था, स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी का, एक आपका मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का, ठीक है। तीसरा रिलेशन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलैलिटी का, ठीक है। तो मोलैलिटी का आपका क्या होता है, यहाँ पर गौर कीजिएगा। मोलैलिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, नीचे क्या होता है, अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका होता है, इसको आप एक्सप्रेशन नंबर 1 कह दो। फिर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर चाहिए। अब देखिए इसके पहले मैं आपका कुछ क्या कर देता हूँ, भूमिका बना देता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सपोज दैट कोई अगर सोल्यूशन है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आपका होगा सॉल्यूट और दूसरा आपका होगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैं पहले के वीडियो में ऑल्दो मैं कह चुका हूँ कि सॉल्यूट के लिए मैं जो सफिक्स होगा वो मैं 1 यूज़ करूँगा और सॉल्वेंट के लिए जो सफिक्स होगा वो 2 यूज़ करूँगा। इसका क्या मतलब है कि जब मैं कहूँगा अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, तब मैं अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम तो मैं W1 से रिप्रेजेंट करूँगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मैं M1 डैश से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x1 से रिप्रेजेंट करूंगा। इसी तरीके से अगर मैं अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट की बात करूंगा तो उसको स्मॉल w2 से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट की बात करूंगा तो उसको m2 डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करूंगा तो उसको मैं n2 से रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करूंगा तो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, x2 से रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से आपको किसका रिलेशन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो कैसे निकालोगे आप, x1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सप्रेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ज़रा गौर करना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का आप क्या लिख सकते हो, N1 अपॉन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हो आप, W2, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है। यही आपका एक्सप्रेशन 2 है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन 2 है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखना ध्यान से, मैं इसको इधर भेज रहा हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 n1 प्लस x1 n2 इक्वल्स टू n1, ठीक है। n1 वाले टर्म को एक पास कर ले रहा हूँ तो हो जाएगा x1 n2 इक्वल्स टू n1 माइनस x1 n1। यहाँ से मैं n1 कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 1 माइनस x1, इधर क्या हो जाएगा आपका x1 n2। अब यहाँ पे गौर कीजिए, आप n1 की जगह पर क्या लिख सकते हो, x1 अपॉन 1 माइनस x1 इंटू n2, ठीक है। अब बस इसी चीज़ को उठा के, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको एक्सप्रेशन, ये आपका एक्सप्रेशन 3 इसको बोल दो, तो मैं इसको एक्सप्रेशन 1 में रखूँगा, ठीक है, n1 को। तो पुट n1 इन एक्सप्रेशन 1 क्या हो जाएगा आपका, गौर कीजिएगा, मोलैलिटी इक्वल्स टू, ठीक है, मोलैलिटी इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका क्या है, n1 की जगह पर क्या रखना है आपको, x1 अपॉन 1 माइनस x1, ठीक है, इंटू, या n1 की जगह पर n2 इंटू n2, और इसमें फॉर्मूले में और क्या है, 1000 अपॉन अमाउंट ऑफ द यहाँ पर सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करो, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट है, तो आप इसको और कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, x1 अपॉन 1 माइनस x1 इंटू, ये क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 डैश, यानी अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, W2 से W2 गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x1 अपॉन 1 माइनस x1, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन M2 डैश। तो ये आपका रिलेशन किसका हो गया, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट डायरेक्ट पता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। याद रखिएगा, M2 डैश क्या है आपका, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, 1 और 2 का क्या आपका सफिक्स यूज़ करने का क्या तरीका है, सॉल्यूट को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सॉल्वेंट को 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने भी 1 वाले सफिक्स हैं वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 वाले सफिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं आपके, 2 वाले सफिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं आपके सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, गौर करना, यहाँ पर किसी बुक में हो सकता है कि ये जो सफिक्सेज हों वो सॉल्यूट के लिए 2 और सॉल्वेंट के लिए 1 यूज़ कर रखा हो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है और आपको मीन्स कैसे ये आया वो मैंने बता दिया, और ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपका क्या है, सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट कौन कौन से हो गए आपके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनके मोल फ्रैक्शन का सम, यानी x1 प्लस x2 का सम कितना होता है, 1 होता है।
तो यहाँ से आप x2 बराबर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस x1 लिख सकते हो। ज़रा गौर करो यहाँ पर, तो इस फॉर्मूले में आप 1 माइनस x1 की जगह पर क्या लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो, ठीक है। अगर यही रिलेशन आपका, अगर अच्छा चलो इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर आपको ये रिलेशन क्या देता, फोर्थ इसी में आप कह सकते हो, अगर आपको क्या पता होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता होता, ठीक है, और आपको मोलैलिटी में रिलेशन करना है, ठीक है, रिलेशन लिखना है, तो क्या करना है आपको, ये रिलेशन आप निकाल दियो और आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपके जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जहाँ जहाँ पर आपका x1 है, जहाँ जहाँ पर आपका x1 है, उस x1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस x2 लिख सकते हो, ठीक है, और जहाँ पर 1 माइनस x1 है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, x2 लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, गौर कीजिएगा, ये फॉर्मूला मोलैलिटी इक्वल्स टू, यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका x2 इंटू 1000 अपॉन m2 डैश, ठीक है। m2 डैश क्या है आपका, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये गौर कीजिए, ये जो रिलेशन है, ये वाला पर्टिकुलर रिलेशन, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलैलिटी का है, और ये जो रिलेशन है आपका, ये वाला रिलेशन जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलैलिटी का है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पूरे होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 7, इसको मैं अलग लेक्चर में नहीं काउंट कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, मीन्स लेक्चर नंबर 7 के 2 पार्ट A B ऐसे समझ सकते हो, जिसमें मैंने स्ट्रेंथ और आपका नॉर्मेलिटी का रिलेशन बताया है, और जो दूसरा आपका पार्ट B है उसमें मैंने किसका रिलेशन बताया, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलैलिटी का, और जो दूसरा रिलेशन है वो किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलैलिटी का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसको लर्न रखते हो, याद रखते हो, तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।